हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं बहनें हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2025 के बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको कवर करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ, और इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको दी जाएगी एमजेटी ऐप पर। सबसे पहले लेकिन कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। तो कल वाला वन लाइनर में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, और जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 मार्च को। इसके अलावा दूसरी अमेरिकी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अभी अंतरिक्ष यान बना दिया है। ठीक है, और ये वहां जाकर ड्रिलिंग वगैरह करेगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। प्रित्जकर पुरस्कार ये जीत लिया है लियू जिया कुन ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। और दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों में चौथे स्थान पर भारत का है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर है और जापान तीसरे पर है। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक टोटल 12.9 किलोमीटर के रोपवे परियोजना का अभी हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, दूसरा संस्करण होगा। और अजय भादु ये गवर्नमेंट ई मार्केट के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। इनको कल आपने डिटेल में पढ़ा था, आज आपने रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार भी 8 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम इसकी बड़ी पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इस बार एक्सेलरेट एक्शन। क्या है? एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, तो इस थीम के साथ ही मनाया जा रहा है। वैसे शुरुआत तो इसकी 1911 से ही हो गई थी, लेकिन ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। केंद्र सरकार ने सी बिल्ड्स भारत नाम से एक मेगा अभियान किया। मतलब तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के अभियान आपको देखने को मिलेंगे आज। और कल की न्यूज में भी कुछ और कवर कराऊंगा, कुछ परसों की न्यूज में कवर कराऊंगा। देश भर में बहुत सारे आयोजन होंगे महिलाओं को सम्मान देते हुए। खैर, अगर हम लोग इनसे जुड़े और भी कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब भी दिवस आपको ध्यान रखना है। अगला, कल हम लोगों ने दिवस का रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं अजीत रत्नाकर जोशी। आर्टिकल देखिए, आरबीआई अपॉइंटेड अजीत रत्नाकर जोशी एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, गवर्नर नहीं है। आरबीआई में सबसे बड़ा पद गवर्नर का होता है। ठीक है, गवर्नर कुछ दिन पहले नियुक्त हुए थे 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। इनका नाम याद रखना। ये आए हैं शक्तिकांत दास जी की जगह पर। ठीक है जी, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और कई सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो खैर, भारतीय रिजर्व बैंक ने इनको नियुक्त किया है। 3 मार्च 2025 से ये नियुक्ति प्रभावी हो गई है। ओके, आरबीआई के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसे स्थापित किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। आगे इसको नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1 जनवरी को 1949 में। 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया आजादी के बाद। ठीक है, इस बैंक को। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। याद रखना, ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तब सी डी देशमुख बताना। ठीक है ना। चलिए आगे, ये कुछ और नियुक्तियां हैं, रिवीजन करेंगे। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ये बनाए गए सीईओ। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष। तुहिन कांत पांडे ये सेबी के अध्यक्ष। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के सीईओ। शक्तिकांत दास पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ। ज्ञानेश कुमार नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चरणजोत सिंह नंदा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। तुलसी गाबार्ड अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी हुई हैं, पहली हिंदू बनी है बनने वाली। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी की ओर से बाराबडोस का मानद आर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया? मतलब पीएम मोदी को मिलना था ये अवार्ड,
तो पीएम मोदी जी वहां पर नहीं जा पाए। बारबाडोस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ये पीएम मोदी की तरफ से किसने रिसीव किया है अभी हाल ही में? पवित्रा मार्गरेटा ने। किसने? पवित्रा मार्गरेटा ने। आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी कॉन्फर्ड ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के हैं मार्गरेटा, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है इनके बिहाफ पर। ठीक है, और दिया किसके द्वारा गया? बारबाडोस की राष्ट्रपति डैम सैंड्रा मेसन के द्वारा। तो कोविड 19 की संकट के दौरान ना भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत बहुत सारी हेल्प की थी दुनिया भर को। उसमें एक बारबाडोस था। हम लोगों ने बहुत सारे अफ्रीकी देश, बहुत सारे दक्षिण अमेरिकी देश, बहुत सारे एशिया के कंट्रीज, इन सबको मिशन वैक्सीन मैत्री के तहत हम लोगों ने वैक्सीन बांटी थी। कोविड 19 के वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, दुनिया में लार्जेस्ट वैक्सीन के प्रोड्यूसर इंडिया ही है ना। इंडिया की उसी हेल्प के बदले में इन्होंने पुरस्कार दिया हुआ है, अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, तो ये ब्रिज टाउन के गवर्नमेंट हाउस में दिया गया। ध्यान रखना, ब्रिज टाउन जो है ये राजधानी है, तो राजधानी हो गया बारबाडोस को, आपको पता। और इनकी राष्ट्रपति का नाम पता हो गया। मुद्रा और जान लो, मुद्रा जो होता है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ की बारबाडोसियन डॉलर, बारबाडोरियन बारबाडोसियन डॉलर, ये यहाँ की करेंसी होती है। ठीक है जी, चलिए। तो अब बारबाडोस देख भी लो कहाँ पर है, एक बहुत छोटा सा देश है। दक्षिण अमेरिका में देखोगे ना, बहुत ज्यादा जूम करके मैंने मैप लिया, नहीं तो दिखाई भी नहीं देता। आप देखो, ब्राजील सबसे बड़ा है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में सभी देशों से बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट चिली और इधर ये इक्वाडोर। ठीक है, तो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सबसे बॉर्डर शेयर करता है। तो अब इसमें देखो, वेनेजुएला छोटा सा देश है, मतलब ब्राजील के अकॉर्डिंग, लेकिन अब उससे भी छोटा आप इधर देखोगे ना, एक छोटा सा है बारबाडोस, मतलब आपको दिख भी नहीं रहा है, एक डॉट टाइप का है बारबाडोस, ये देश है। यहाँ बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे, डोमिनिका गणराज्य, ठीक है, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये सभी छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो पुरस्कार पीएम मोदी को मिले हुए हैं इनका रिवीजन करेंगे। जैसे जैसे अभी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया था कुवैत के द्वारा 2024 में। द ऑर्डर ऑफ द एक्सेलेंस दिया गया था गुयाना के द्वारा। बारबाडोस का यही वाला अवार्ड था जो अभी रिसीव किया गया, मतलब अनाउंसमेंट तब किया गया था 2024 में, अभी ये रिसीव किया गया है, ये वाला सेम ही है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया के द्वारा दिया गया। और अवार्ड ऑफ द ऑनर ये डोमिनिकन गणराज्य ने दिया। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल, ये रूस ने दिया। और ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलापो, ये भूटान ने दिया। ठीक है, पीएम मोदी दुनिया में उन सब गिने चुने नेताओं में है जिनके पास सबसे ज्यादा विदेशी अवार्ड है। ठीक है, इनके पास विदेशों से मिले, मतलब दूसरे देशों से मिले 20 से ज्यादा अवार्ड हो चुके हैं। हाल ही में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन साथियों ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में किया जाएगा, रविंद्र भवन में। 7 से 12 मार्च तक ये शुरू हो चुका है। महेश दत्तानी मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, जो कि अंग्रेजी नाटककार हैं। और ये ऑब्वियस सी बात, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जो है ये महिला दिवस को ही इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो इसका आयोजन कौन कर रहा है? साहित्य अकादमी इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल देखिए, साहित्य अकादमी विल बी ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल ऑफ लेटर 2025। ठीक है, तो ये केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजन कराया जाएगा। साहित्य अकादमी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, भारत सरकार के। अगला, फीफा ने विश्व कप 2026 से निम्न में से किस देश को बाहर कर दिया? फीफा फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसने अभी हाल ही में 2026 के वर्ल्ड कप में 3 कंट्री को शामिल होने, हिस्सा लेने, पार्टिसिपेट करने से ही बाहर कर दिया। किसे किसे? पाकिस्तान, रूस और कांगो, इन तीनों को बाहर कर दिया। अब रूस का तो समझ में आता है कि पहले से डिसाइड था भाई, पहले ही अनाउंस कर चुका था कि फीफा से हम बाहर कर देंगे। 2022 में जब रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा उसी टाइम से ये बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उसमें भी हिस्सा नहीं लेने को मिला था, यहाँ पर भी नहीं। तो पाकिस्तान को और कांगो वगैरह को क्यों बाहर किया गया? यहाँ पर इसलिए बाहर किया गया कि आपके यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, यहाँ पर बैन किया पाकिस्तान को फॉर 2026 वर्ल्ड कप, देन लिफ्टेड द बांग्लादेश, बांग्लादेश को ले लिया। ठीक है, और कारण इसका इन्होंने बताया कि प्रशासनिक विफलताएं हैं, भू राजनीतिक प्रतिबंध है और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप ज्यादा हैं, इसीलिए पाकिस्तान, रूस और कांगो को 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर किया जाएगा। फीफा का 2026 वर्ल्ड कप होगा कहाँ? 2022 वाला हुआ था कतर में, 2026 वाला होगा साथियों कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में।
3 देशों में आयोजन होने वाला है, ठीक है? और ज़बरदस्त होगा इस बार का क्योंकि देखो अमेरिका जो है ये मैक्सिको और कनाडा पे एक सैंक्शन लगा रहा है, हटा रहा है, लगा रहा है, हटा रहा है, लगा रहा है, हटा रहा है और ऐसे में इन दोनों के खिलाफ हो गया है अमेरिका। और ट्रम्प के टाइम पीरियड पर 2025 शुरू हुआ है, 26 में अगली साल होगा आयोजन। देखना होगा कैसे होता है, इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर, फीफा की अगर बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी पेरिस में, ठीक है, ध्यान रहे। स्थापना पेरिस में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में, पेरिस है फ्रांस में। और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला, अच्छा, अपनी ई बुक आई हुई है जिसमें ये सारी डिटेल्स रहती हैं, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन तो ऐसे रहता ही है आपका। और उसके साथ साथ नीचे आपका ये रहता है स्टैटिक से जुड़ा भी प्रश्न मुद्दा जो भी रहता है, और जो रिलेटेड कंटेंट रहते हैं वो भी रहते हैं। ये सब आपको करंट अफेयर में दिया जाता है। इंग्लिश की अलग आती है, हिंदी की अलग आती है। मात्र 20 रुपए में मंथली मैगजीन मिलती है आपको, तो ये ले लिया करो आप लोग, ठीक है ना? एमजेटीएफ से आकर जनवरी, फरवरी, इसके पहले का दिसंबर, नवंबर, सब चीज़ का, सभी महीनों का आया हुआ है। आप एप्लीकेशन पर जाकर सब प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा एमजीटी एजुकेशन बुक भी अवेलेबल है, आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हो अमेजन और फ्लिपकार्ट से। ये ऑफलाइन बुक है, इसको आप ऑर्डर करोगे तो ये साल भर का आपका कंटेंट देगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया? तो चक्रवात अल्फ्रेड अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवात ये साइक्लोन है। और देखो साइक्लोनों के नाम क्यों रखे जाते हैं ये सब पर मैं आपको कई वीडियो दे चुका हूँ, आप सर्च करना कि चक्रवात या चक्रवाती तूफान एमजेटी एजुकेशन, आपको आ जाएगा, वीडियो मिल जाएगा कई सारी। तो उसमें पूरा बताया गया है ना कि नामकरण क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है। खैर, यहाँ पर जो आया हुआ है ना, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में आया हुआ है, पूर्वी हिस्से में आया है। और पूर्वी हिस्से में ना ये 1974 के बाद पहली बार आया है। मतलब आप समझो 1974 के बाद अब से लगभग 50 साल हो गए। 50 सालों में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कभी बाढ़ नहीं आया था, चक्रवाती तूफान नहीं आया था, लेकिन अभी आया हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे बड़े शहर ब्रिस्बेन इसके करीब तक पहुंचा है। ब्रिस्बेन कुछ याद आ रहा है? ब्रिस्बेन में 2032 का होने वाला है ओलंपिक। ओलंपिक, ठीक है, याद आया? अरे भाई, कई बार आपको बताया गया है कि पेरिस में अभी हुआ 2024 वाला, 2028 वाला होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 वाला ब्रिस्बेन में हुआ, 2036 वाला हो सकता है इंडिया में हो जाए। खैर, तो चक्रवात 20 फरवरी को कोरल सागर से उष्णकटिबंधीय गड़बड़ियों के कारण विकसित हुआ है। और एल्थनी अल्बनीज इसके प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, कैनबरा राजधानी है। कुछ और चक्रवात आए हुए थे जो पिछले दिनों में साइक्लोन, उनके क्या क्या नाम थे? जैसे कॉन्गरे आया था ताइवान में। अच्छा देखो, जिसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं इंडिया में, उसी को जापान वगैरह साइड, या आप चले जाओ इधर पूर्वी एशिया साइड में, वहां पर टाइफून कहते हैं, ठीक है ना? फिलीपींस हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, ताइवान हुआ, ये सब टाइफून कहते हैं। और अगर थोड़ा सा चले जाओ इधर अमेरिका वगैरह साइड में, तो इधर उसे कहते हैं हैरिकेन, ठीक है, अमेरिका वगैरह में हैरिकेन कहते हैं। तो ध्यान रखना, नाम वही है, साइक्लोन ही, घूमता हुआ चक्रवात। तूफान दाना आया था ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर। टाइफून खानून क्रैंथान ये ताइवान में आया था, दोनों, खानून भी क्रैंथान भी, और कॉन्गरो भी। हैरिकेन हेलेन, देखो अब हैरिकेन नाम आ गया तो इसका मतलब ये अमेरिका साइड होगा, अमेरिका में। टाइफून बेबिंका, तो टाइफून आया तो या तो चीन लगाना, या ताइवान लगाना, या जापान लगाना, ठीक है। अगर कुछ ऑप्शन में दिख जाए, अगर आपको याद नहीं है नाम, तो उस हिसाब से लगाना, ठीक है। तो आपका कुछ कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। टाइफून यागी वियतनाम में आया था। चक्रवात असना ये गुजरात कच्छ पर आया था। टाइफून सानशान, तो टाइफून ये जापान में आया था, सानशान। अगला, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? शी ड्रैगन बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास था, इसमें अभी हाल ही में 5 देशों ने हिस्सा लिया है। 5 देशों ने, ठीक है, 5 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। कौन कौन है? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, भारत की नौसेना, जापान की नौसेना, कोरिया की, और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना, ठीक है ना, ये नौसेना। अब देखो, सी ड्रैगन अभ्यास क्यों किया जाता है? सी ड्रैगन अभ्यास जो है ना, ड्रैगन को काउंटर करने के लिए किया जाता है। ड्रैगन कौन है? ड्रैगन, देखो ड्रैगन मतलब अमूमन समझते हैं हम लोग चाइना को ना, क्योंकि चाइना की पौराणिक कथाओं में एक जानवर हुआ करता था जो आग उगलता था, है ना? तो ड्रैगन बार बार कहता है अपने आप को। तो ड्रैगन को काउंटर करने के लिए, मतलब
मतलब ये कि दक्षिण चीन सागर में चीन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इन देशों की नौसेनाएं शामिल होकर के एक्सरसाइज कर रही हैं कि अगर मान लो कभी चाइना के खिलाफ एक्शन लेना हुआ तो हम लोग इकट्ठे होकर के कैसे लड़ेंगे चाइना से। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ना, सब एंटी चाइना वाली कंट्री हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया गणराज्य हो। कोरिया गणराज्य बोलूं तो दक्षिण कोरिया समझना, किम जोंग उन मत समझना। रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना हो, ये सब जो है ये इसमें हिस्सा ली हुई हैं। मेजबानी की अमेरिका ने। तो 4 से 19 मार्च को ये हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर। ठीक है, सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2019 में हुई है। पनडुब्बी रोधी अभ्यास है अगला। ये कुछ और अभ्यास हैं जो पिछले दिनों में हुए हैं, आइए रिवीजन करते हैं। रिवीजन देखो हर दिन मैं कराऊंगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन अगर आप करते रहोगे तो बार बार चीजें रिकॉल होगी, भले से बोरिंग लगे लेकिन थोड़ा सा सुन लिया करो 1 मिनट। ठीक है, बार बार चीजें आएंगी लेकिन रटा हो जाएगा एकदम। चलिए, तो डीजल हंट हुआ था अभी, भारतीय वायुसेना ने किया था जोधपुर में। जल थल रक्षा भारतीय सेना ने किया गुजरात में। नौसेना अभ्यास कोमोडो ये हुआ बहुपक्षीय इंडोनेशिया में। धर्म गार्जियन भारत जापान में हुआ। वीर गार्जियन भी होता है भारत जापान के बीच, और जिमेक्स भी होता है भारत जापान के बीच। साइक्लोन भारत और इजिप्ट ने किया, मिस्र ने। ट्रोपेक्स भारतीय सेना ने किया। एक्स एक्वेरियन ये भारत मालदीव के बीच हुआ। ला पैरोस मल्टीनेशनल था, फ्रांस ने आयोजित किया। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया। अगला, हाल ही में जारी स्टार्टअप की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाले देशों में भारत किस स्थान पर? तो भारत है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला देश है। पहले पे कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? चाइना। और तीसरे पर है भारत। भारत के स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया जो शुरू किया गया था योजना भारत सरकार की 2016 में जो शुरू हुई थी, इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और आज भारत बन गया है तीसरे स्थान पर। ठीक है, वैश्विक रैंक 3 हासिल की है। बजट 2025-26 में भी डीप टेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। तो मतलब इस बार के बजट में भी स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2014 से पेटेंट अनुदान में 17 गुना वृद्धि हुई है। पेटेंट मतलब कि जब कोई कुछ नया अपना बनाता है तो उस पर उसी का एक अधिकार रहे, इसलिए वो उसको पेटेंट करा लेता है ना, कि जिससे पता लगे इसकी खोज या इसकी शुरुआत उसी ने की हुई है या एकल अधिकार उसका है। खैर, नवाचार सूचकांक में हम लोग 81वें स्थान से सुधार करके 39वें पर आ गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला, भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखो, अगर आप एमजीटी एजुकेशन के रेगुलर व्यूअर होगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि मैंने बताया है कि ये हिमाचल प्रदेश जो है ना, ये बनने वाला है भारत का पहला ग्रीन स्टेट। ठीक है ना, 2026 तक। पहले 2025 का लक्ष्य रखे थे, बाद में 2026 इन्होंने कर दिया कि मार्च 2026 तक भारत का ये पहला ग्रीन स्टेट या कहीं हरित राज्य बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? हाइड्रोजन प्लांट वगैरह कई स्थापित कर रहे हैं, तो उसकी मदद से ये करेंगे। मतलब ग्रीन स्टेट मतलब कि इनके यहाँ जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यूज होगी, वो सब ग्रीन एनर्जी होगी, उसमें कार्बन का एमिशन नहीं होगा। खैर, तो यहाँ पर इसी के कदम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया कि भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव यानी एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कर दी। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे कि इंडिया का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एथेनॉल फैसिलिटी होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये सोलन जिले में लगेगा। 1400 करोड़ रुपए की इस पर लागत आने वाली है। लक्ष्य वही, मार्च 2026 तक भारत का पहला हरित राज्य बनना। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानो आप, तो हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर ये लद्दाख से लगाता है, जम्मू कश्मीर से लगाता है, पंजाब से लगाता है, हरियाणा से लगाता है, उत्तर प्रदेश से भी लगाता है और उत्तराखंड से भी लगाता है। धर्मशाला और शिमला इसकी कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। और 12 जिले हैं, 68 विधानसभा में सीटें हैं, 4 लोकसभा में और 3 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती हैं। अगर यहाँ पर झीलों की बात करें तो खजियर झील है, परासर झील है, रेणुका झील है। रेणुका झील कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। सूरज ताल, चंद्रताल ये भी यहाँ पर झीलें हैं। ग्रेट हिमालयन और पिन वैली ये दोनों नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इनको आप याद रखेंगे। कॉलिछो, कुगती, तर्रा ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा नाटी, कथड़ी, घुघटी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, हाल ही में टेनिस के किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? जबरदस्त खिलाड़ी जो कि अभी पिछली बार पाए हुए थे खेल रत्न पुरस्कार, तो उनको जो मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसे कहते हैं,
नाम है शरद कमल, अचंता शरद कमल पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि अब हम लेंगे संन्यास। ये टेनिस के नहीं है, टेबल टेनिस के हैं, ठीक है ना। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, पूरा नहीं लिखा गया है। चलिए, हो जाता है कभी कभी। तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। टेबल टेनिस मतलब जो टेबल पर खेला जाता है, टेनिस ही गेम होता है वो भी। और जो बड़ा वाला होता है वो लॉन टेनिस होता है, ठीक है। उसे लॉन टेनिस कहते हैं, इसे टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं। जैसे और भी अगर बात करें तो मनिका बत्रा एक जबरदस्त खिलाड़ी है इंडिया की महिला में, है ना। वो हैं, ये हैं। तो ये सभी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। खैर, इन्होंने कहा है कि अब हम रिटायरमेंट लेंगे, संन्यास लेंगे। तो 22 साल का कैरियर का इनका अंत होगा। WTT स्टार कैंडिडेट इवेंट में भाग लेंगे। 25 से 30 मार्च तक ये चलेगा, तो इनका ये आखिरी होगा। ये भारत के संयुक्त ध्वजवाहक भी थे ओलंपिक में, आपको याद होगा अभी। ये अजंता शरद कमल गए थे, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं ये वर्तमान में। और इन्होंने भारत को कई मंचों पर रिप्रेजेंट किया है। खैर, एक और न्यूज़ है जो सुनील छेत्री को तो आप सब जानते ही होगा, दिग्गज फुटबॉलर। ये संन्यास ले चुके थे अभी 8 महीने पहले। ये दोबारा से वापसी कर रहे हैं, है ना। तो इनका संन्यास अब होगा स्थगित। तो सुनील छेत्री जो संन्यास ले चुके थे अब वापसी कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखना, नई न्यूज़ है। तो ये पिछले दिनों में कुछ और संन्यास वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें नहीं है ना सुनील छेत्री। चलो वो पार हो गए होंगे क्योंकि लास्ट लेटेस्ट का 10 रहता है। तो खैर, स्टीव स्मिथ संन्यास लिए, कल मैंने बताया। सिमोना हालेप टेनिस संन्यास ले ली। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के पद से इस्तीफा लिए, देखो यहाँ टेबल टेनिस लिखा गया है। तो अनुराग मेहरोत्रा टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष से इस्तीफा है। प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस से संन्यास लिए। रिद्धिमान साहा क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लिए। और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम से ली। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से ली। और राफेल नडाल टेनिस से। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना। क्विज जा करके एमजीटी ऐप पर सॉल्व कर लेना, वहीं पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप लोग आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। और यूट्यूब की एक पॉलिसी आने वाली है, उससे मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यूट्यूब जो है वो अपने हिसाब से बीच बीच में वो ऐड लगा देगा। पहले क्या होता था कि ऐड तो लगता था बीच में, लेकिन उस पर हम लोग का कंट्रोल होता था कि हम लोग 5 मिनट या 6 मिनट के अंतराल पर लगाया करते थे। तो 6-6 मिनट पर लगाया करते थे या 5.5 मिनट पर कम से कम लगाया करते थे। अब यूट्यूब को जहाँ समझ में आएगा, अगर 1 मिनट में भी समझ आएगा तो वहाँ लगा दिया करेगा, है ना। तो ये पॉलिसी वो मई से हालांकि बोला है कि अपडेट करेंगे, 12 मई से कुछ ऐसा करके डेट आई है। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है हम लोग के लिए, खासकर जो स्टूडेंट्स, जो लोग जो वीडियो देखते हैं उनको ज़्यादा ये परेशान कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ऑटोमेटिक बाई डिटेक्ट करके वो करेंगे। देखते हैं क्या होता है उसका रिस्पॉन्स। खैर, अभी टेस्टिंग मोड में है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा की स्थापना किसने की? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाया जाता है। आनंदा डेयरी के द्वारा सबसे बड़ा पनीर स्लैब जो बनाया गया था 205 किलोग्राम का है। इसके अलावा 19वीं वेल्थ रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इस पर टॉप पर कौन है आपको बताना है। और किस राज्य में गोविंदा घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे इसको मंजूरी दी है, किस राज्य में सरकार ने? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।